नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक विभवमापी के अनुप्रयोग। विभवमापी के अनुप्रयोगों में हमने 4 अनुप्रयोग देख लिए थे। ये हमारे पास में अंतिम अनुप्रयोग है। विभवमापी की सहायता से हम एमीटर का अंश शोधन करेंगे। सर्वप्रथम हमारे को ये समझना है अंश शोधन का मतलब क्या है, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, कहना क्या चाह रहा है। देखिए, हमने इससे ठीक पहले वोल्ट मीटर का अंश शोधन देखा था। वैसे ही यहां पर जो एमीटर का अंश शोधन होता है, सेम तरीके से हम इसको परिभाषित करेंगे। एमीटर का अंश शोधन, देखिए विद्यार्थी, जो एमीटर है, एमीटर भी जो पाठ्यांक देता है वो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक देता है। उसमें जो पाठ्यांक है वो एग्जैक्ट पाठ्यांक नहीं होते, यथार्थ पाठ्यांक नहीं होते। जबकि विभवमापी के द्वारा जो धारा का मापन किया जाएगा, किसी प्रतिरोध में से बहने वाली धारा का मापन किया जाएगा, वो एकदम यथार्थता के साथ में किया जाएगा, परिशुद्ध मान देने वाला मान होता है। तो देखिए विद्यार्थी, एमीटर का अंश शोधन का मतलब यह है कि एमीटर द्वारा जो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक दिए जाते हैं उनकी तुलना करेंगे वो विभवमापी द्वारा दिए गए जो यथार्थ पाठ्यांक है उससे। तो एमीटर द्वारा दिए जाने वाले त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की विभवमापी द्वारा दिए जाने वाले यथार्थ पाठ्यांकों से जांच करना कह सकते हैं, तुलना करना भी इसमें आ सकता है। तो इस प्रक्रिया को हम एमीटर का अंश शोधन कहते हैं। आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जो एमीटर है उसका अंश शोधन का अर्थ यह है कि एमीटर है जो पाठ्यांक देगा वो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक देगा, और विभवमापी द्वारा जो पाठ्यांक दिए जाएंगे वो एग्जैक्ट दिए जाएंगे, यथार्थ दिए जाएंगे, परिशुद्ध वैल्यू दी जाएगी। तो उन दोनों से हम ये देखेंगे कि जो विभवमापी है उससे वो कितना गलत पाठ्यांक दे रहा है, उसमें कितनी त्रुटि उत्पन्न हो रही है, उसी को ही हम कह रहे हैं एमीटर का अंश शोधन। इसके लिए विद्यार्थियों हम एक परिपथ का निर्माण करेंगे। देखिए, परिपथ निर्माण के अंदर आप यहां पर एक विभवमापी लेकर चलेंगे। सर्वप्रथम हम यहां पर लेंगे एक विभवमापी। ये हमारे पास में विभवमापी का तार AC है, ये A है, ये C है। इस विभवमापी तार से हम प्राथमिक परिपथ संयोजित कर देंगे। प्राथमिक परिपथ के अंदर एक सेल, एक कुंजी और एक हम धारा नियंत्रक संयोजित करते हैं। ये जो धारा नियंत्रक है, एक और धारा नियंत्रक यहां पर यूज में आएगा, इसलिए इस धारा नियंत्रक को हम RH2 से, कुंजी को K1 से, RH1 से कर दीजिए, दूसरे वाले को RH2 से पुट कर देंगे और ये हमारे पास में आ गया EP। देखिए यहां पर हम द्वितीयक परिपथ में, ये तो प्राथमिक परिपथ है, अब हम द्वितीयक परिपथ लेंगे और द्वितीयक जो परिपथ है उसमें सर्वप्रथम हम यहां पर संयोजित करेंगे एक मानक सेल, और उस मानक सेल की सहायता से ES इसका विद्युत वाहक बल है और इसकी सहायता से हम विभव प्रवणता की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। विभव प्रवणता का मान हम यहां पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां से हम द्विमार्गी कुंजी का जो अक्ष टर्मिनल है उससे हम जो मानक सेल है उसको संयोजित कर देते हैं और
जो दूसरा इस का टर्मिनल है उसको हम एक यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध लेंगे। ये हमारे पास में 1 ओम का प्रतिरोध है, सीधा प्रतिरोध ले सकते हैं, 1 ओम प्रतिरोध की कुंडली ले सकते हैं। यहाँ से हम एक एमीटर संयोजित करेंगे श्रेणी क्रम में और इसको हम यहाँ से सीधा संयोजित कर देंगे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम एक अन्य सेल भी संयोजित करने वाले हैं और उस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हम कंसीडर कर लेते हैं E है। ये हमारे पास में एक अन्य सेल आ गया, इसको हम यहाँ पर एक कुंजी से संयोजित करेंगे। इसके साथ में यहाँ से इसको संयोजित किया जाएगा एक धारा नियंत्रक के द्वारा, जिसको हम RH2 से, इसको हम K2 से लिख रहे हैं और इसको विद्यार्थी यहाँ से इस तरीके से संयोजित कर देंगे। सर्वप्रथम विद्यार्थियों क्या करना है, आपको डायग्राम समझना है। डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस विभवमापी पे हम प्राथमिक परिपथ संयोजित करते हैं, द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल ES लेते हैं जिसकी सहायता से हम विभव प्रवणता अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और द्वितीयक परिपथ के अंदर ही हम एक सेल और उसके समांतर क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध और यहाँ पर हम एक एमीटर लेंगे जिससे हम जो पाठ्यांक लेंगे वो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होंगे। और देखिए यहाँ पर ये द्विमार्गी हमने कुंजी ली है, द्विमार्गी कुंजी से हमने एक धारामापी G और उस धारामापी से हमने संयोजित किया है विसर्पी कुंजी को और जो ये पाठ्यांक देगा वो बिंदु B पर देगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए विद्यार्थी, इसकी कार्य विधि क्या है, किस तरीके से इसको हम समझेंगे, किस तरीके से इसका सूत्र फाइंड आउट करेंगे। देखिए सर्वप्रथम विद्यार्थियों, हम कुंजी K1 को दबाएंगे, फिर K1 को दबाने के पश्चात अक्ष में डॉट डालेंगे। तो यहां से जैसे ही अक्ष में डॉट डालेंगे इस विसर्पी कुंजी को तार AC पर खिसकाकर संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे और धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति देखेंगे। तो ES के संगत जो धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है उसके संगत हमने लंबाई कंसीडर कर ली है, L0 है। आपको पहले इतना ही समझना है। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम कुंजी K1 को दबाएंगे, सर्वप्रथम कुंजी K1 को दबाते हैं। फिर हम देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, फिर द्विमार्गी कुंजी, जो द्विमार्गी कुंजी है उसका अक्ष टर्मिनल लेंगे। द्विमार्गी कुंजी के अक्ष भाग को जोड़ने पर, मतलब हमने स्विच ऑन कर दिया विद्यार्थियों, यहां पर स्विच ऑन कर दिया तो इसका मतलब है कि जो मानक सेल है वो हमारे सर्किट में अब काम कर रहा है। और इस स्थिति में विद्यार्थियों हम संतुलित लंबाई कंसीडर कर लेते हैं, L0 है। तो इस स्थिति में, इस स्थिति में माना संतुलित लंबाई, जो संतुलित लंबाई है वो L0 हम कंसीडर कर लेते हैं। संतुलित लंबाई L0 है तो विभवमापी के सिद्धांत से, विभवमापी के सिद्धांत से, जो विभवमापी है उसके सिद्धांत से हम क्या पुट कर सकते हैं। देखिए विभवमापी का सिद्धांत कहता है कि जो वोल्टेज है वो विभव प्रवणता और लंबाई के गुणनफल के इक्वल होगा, या जो अक्ष की वैल्यू होती है वो वोल्टेज बट्टे में लंबाई के इक्वल होती, जानते होंगे विद्यार्थियों आप। यहां से हम अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ES बट्टे में L0, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये जो अक्ष है इसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, अक्ष विभव प्रवणता कहलाती है, जो कि आप जानते हैं। इस स्थिति के बाद में विद्यार्थियों हम अक्ष को यहां से हटा लेंगे और Y को यहां पर संयोजित करेंगे और K2 को भी संयोजित कर देंगे। तो देखिए अब आप लोगों को समझना है, यहां से इस सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर के बराबर होगा और हम ये कंसीडर कर लें कि इसका जो टर्मिनल विभवांतर है वो V' है
और फिर जो संतुलित लंबाई प्राप्त होती है उस पर भी टर्मिनल विभवांतर के बराबर ही विभवांतर होगा। बी डैश पर हम कंसीडर कर लें और जो संतुलित लंबाई है उसको L2 से कंसीडर कर लें। देखिए विद्यार्थी एक बार समझेंगे, अब हमने कुंजी K2 को लगा दिया, Y को लगा दिया, तो ये वाला हिस्सा काम कर रहा है। तो इसके सिरों का विभवांतर दो तरीके से कह सकते हैं। इसके सिरों का विभवांतर V डैश लिखा जाएगा, एक तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और एक इस तार के ऊपर विभवांतर। जब हम संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे तो इस तार पर विभवांतर और इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर दोनों ही सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होंगे। तो हम इसका तो विभवांतर ओम के नियम से लिखेंगे और इस तार के सिरों पर जो विभवांतर है वो विभवमापी के सिद्धांत से लिखेंगे। तो दोनों बातें आपको दिमाग में फिट बैठा लेनी है। तो देखिए विद्यार्थियों कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब अक्स को हटा देंगे और किसको लगाना है आपको, अक्स को हटाकर y व K2 संयोजित करते हैं। y भी लगा देंगे और K2 भी संयोजित कर देंगे। जब इन दोनों को संयोजित करेंगे तो इस सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है, क्योंकि यहां से जो आवेश है वो इस टर्मिनल तक वापस आएगा, इस तरीके से घूमकर आ सकता है, इस तरीके से भी घूमकर आ सकता है, दो तरीके हैं। तो यहां पर इसके सिरों का भी टर्मिनल विभवांतर या मतलब इस सेल का जो टर्मिनल विभवांतर इस प्रतिरोध पर विभव पतन के बराबर, इस तार AB डैश के ऊपर विभव पतन के बराबर होगा। तो सेल जो E है, सेल E द्वितीय परिपथ में लगा हुआ है का टर्मिनल विभवांतर किसके तुल्य होगा, ध्यान देना, टर्मिनल विभवांतर तार AB डैश पर विभव पतन या प्रतिरोध, जो प्रतिरोध यहां पर हमने 1 ओम का लिया है, प्रतिरोध R बराबर 1 ओम पर विभव पतन के बराबर होता है। यह लगाकर हमने लिखा है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होती है, चाहे R पर कह दो चाहे AB डैश पर कह दो, विभव पतन के तुल्य होता है, बराबर होता है। तो हम एक एक करके हम इन दोनों का विभवांतर लिखेंगे। माना इस सिचुएशन में, इस स्थिति में संतुलित जो लंबाई है वो हमारे पास में है L2, संतुलित लंबाई हमारे पास में है विद्यार्थियों L2। तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या लिखा जा सकता है, विभवमापी के सिद्धांत से देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में आ जाएगा V डैश इक्वल टू, अब देखिए ये हमने लिखा है AB डैश पर विभव पतन जो कि इसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर आएगा, अक्स L2 के बराबर आएगा। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और प्रतिरोध R पर विभव पतन, जो R है उसकी वैल्यू 1 ओम है, प्रतिरोध R बराबर 1 ओम पर विभव पतन, और ये जो विभव पतन है वो भी V डैश के बराबर ही होगा, सेल का जो टर्मिनल विभवांतर उसके बराबर होगा। इसको हम ओम के नियम से लिखेंगे तो I डैश इंटू R, और ये जो R है इसकी वैल्यू है 1। यहां पर R बराबर 1 ओम लेकर चल रहे हैं, सर्किट में 1 ओम की कुंडली या 1 ओम का प्रतिरोध ही लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास में जो V डैश की वैल्यू है वो I डैश के इक्वल आ गई। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से हम क्या पुट कर सकते हैं, समीकरण 3 और 4 को यदि हम काम में लें तो हमारे पास में I डैश बराबर आ जाएगा। देखो ये जो V डैश है वो I डैश के बराबर है, तो इसको हमने दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल पुट कर दी, तो I डैश इक्वल टू आ गया हमारे पास में अक्स L2, और यहां से हम समीकरण 1 से अक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे।
तो समीकरण 1 से x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो आई डैश इक्वल टू हमारे पास में आ गया ES, ये तो ES आई गया L2 अपॉन में L0। ये हमारे पास में धारा का जो यथार्थ पाठ्यांक है, विभवमापी द्वारा मापा जाने वाला जो पाठ्यांक है वो आ चुका है। और इसी स्थिति के अंदर जब हम कुंजी y को बंद करेंगे उस स्थिति में हम धारा का भी मापन कर लेंगे जो कि I के इक्वल लेंगे। इसी स्थिति में ये बात और हमें समझा देते हैं आप लोगों को। इस स्थिति में जो एमीटर है उसके द्वारा मापा जाने वाला जो पाठ्यांक है वो हम लेंगे I, और उस पाठ्यांक में कुछ त्रुटियां होगी। उस त्रुटियों का जो कितना डिफरेंस होता है, कितनी त्रुटि उत्पन्न होती है, उसकी हम यहाँ पर अब बात करेंगे। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैं इस डायग्राम को मिटाकर इसको थोड़ा सा आगे, इसके लिए एक अंश शोधन वक्र होगा, उस अंश शोधन वक्र के बारे में आप लोगों को समझाता हूं। तो अब हम बात करेंगे कि इस स्थिति के अंदर एमीटर का जो पाठ्यांक होगा, एमीटर का जो पाठ्यांक है उसको हम I से पुट करेंगे। I त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है, त्रुटि वाला पाठ्यांक होता है, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है। और तो जो पाठ्यांक है उसमें त्रुटि, तो धारा का जो पाठ्यांक है, धारा के मान में जो त्रुटि है, कितनी त्रुटि प्राप्त होती है, धारा के मान में त्रुटि, उसको हम डेल्टा I से पुट कर दें जो कि I माइनस आई डैश के तुल्य होगी। ये है एमीटर के द्वारा मापा जाने वाली धारा पाठ्यांक, और ये है विभवमापी द्वारा मापी जाने वाली धारा I डैश जो कि हमने यहां पर बता दी है। हमारे पास में आ गया है धारा के मान में त्रुटि। और अब देखिए विद्यार्थियों, हम यहां पर बात करेंगे एमीटर के अंश शोधन वक्र की। तो अंश शोधन वक्र एमीटर के लिए, अंश शोधन वक्र देखिए जिस प्रकार से हमने वोल्ट मीटर के लिए अंश शोधन वक्र का निर्माण किया था, ठीक ही उसी प्रकार से यहां पर भी हम एक अंश शोधन वक्र का निर्माण करेंगे। इस तरफ हम लेंगे डेल्टा I। ये जो डेल्टा I है वो है धारा के मान में त्रुटि, जो धारा हम मापते हैं, लेते हैं, उसमें त्रुटि कितनी होती है वो हम इस तरफ ले रहे हैं, y एक्सिस की ओर ले रहे हैं। इस तरफ हम ले रहे हैं एमीटर का पाठ्यांक। एमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है, और ये जो धारा है वो एम्पीयर में ली जाएगी। और ये जो पाठ्यांक है विद्यार्थियों इस तरीके से आपको मिल सकते हैं, ऐसे इस तरीके से जिग जैग पाठ्यांक मिलेंगे। यहाँ से हम कंसीडर कर लें कि ये 0.1 एम्पीयर की धारा बह रही है, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। और उन स्थितियों के अंदर जो पाठ्यांक है वो किस तरीके से आपको मिल रहे हैं उसके बारे में हमने ये वक्र खींचा है। विद्यार्थियों, जो अंश शोधन वक्र है उसकी सहायता से एमीटर के अंदर कितनी त्रुटि हुई उसकी वैल्यू हम देख सकते हैं। इसके साथ में जो सही वैल्यू है, धारा का जो सही मान है I डैश, तो I डैश आ जाएगा यहां से हमारे पास में I माइनस डेल्टा I के इक्वल। तो हम शुद्ध यथार्थ पाठ्यांक इस वक्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये चैप्टर समाप्त हो गया है, ये यूनिट समाप्त हो गई है।